नमस्कार दोस्तों, द हेल्थ शो में आपका स्वागत है। कई बार हम देखते हैं ना, यार ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, एनिवर्सरी मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा आप मेरी दोस्त हैं कि नहीं। कई बार हम इसे मजाक में भी ले लेते हैं कि भूलने की बीमारी है, आपको तो हर बार भूलने की आदत सी हो चुकी है, मैं तो कुछ भी कहती हूँ आपको याद ही नहीं होता। बट कभी आपने ये सोचा है कि भूलने की बीमारी आप जिसे कहते हैं ये एक्चुअली बीमारी है? और अगर ये बीमारी है तो इसका कोई ना कोई निदान तो होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया पे, अल्जाइमर पे। और क्योंकि आज 21 सितंबर है, आज है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, बहुत ज़रूरी है हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करें, एक ऐसी डिसीज़ की बात करें जिसे हम देखते हैं, समझते हैं, बट फिर भी उस तरीके से हम इसे ट्रीट नहीं कर पाते जिसे हमें करवाना चाहिए। हमारे परिवार में किसी को अगर है, हमारे किसी भी बुज़ुर्ग को अगर डिमेंशिया है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका ट्रीटमेंट करवाएं। वेल, आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ है डॉक्टर अभय भागवत जी, हु इज़ डीएम न्यूरो फिजिशियन। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूँगी मेरे शो पे। और जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि भूलने की बीमारी कहते हैं, मजाक मजाक में लोग कह देते हैं कि इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। बात हो रही है डिमेंशिया की। डिमेंशिया क्या है और क्या ये एक्चुअली में बीमारी है? डिमेंशिया एक्चुअली बीमारी नहीं है, पर डिमेंशिया एक सिम्टम है जिसको कहते हैं विस्मरण, जी। भूल जाना। जी। और डिमेंशिया में सिर्फ भूलने के अलावा जो ब्रेन के हायर मेंटल फंक्शंस दूसरे भी होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फोकस न कर पाना, किसी चीज़ पे अटेंशन न दे पाना, या उनका जजमेंट जिसको कहते हैं हम, जी। जी। ये गड़बड़ाना, लैंग्वेज जो हमारे आदान प्रदान करने की क्षमता है जी। उसमें गड़बड़ होना, जी। ये एक या दो चीज़ें किसी इंसान में हो तो हो तब सकता उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। है। जी। सर, एक कहते हैं उम्र के बाद आपकी कई चीज़ों में परिवर्तन आता है, आपकी क्षमताएं कम हो जाती हैं। आज जो मैं याद रख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं मेरी दादी भी याद रख सके। तो डिमेंशिया कहना, या फिर ये जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, चीज़ें भूल जाना रख के, या फिर याददाश्त में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाना कि नहीं वो याद नहीं आ रहा या वो रिश्ता याद नहीं आ रहा, तो ये एक्चुअली नॉर्मल एक सिम्टम्स हैं बढ़ती उम्र के साथ जो आते हैं, या फिर ये हम सोच सकते हैं कि ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम है उस इंसान को? आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि एजिंग कहा जाता था, जैसे कि एज रिलेटेड मेमोरी प्रॉब्लम्स, कि जी। उम्र के साथ साथ आपका जो याद रखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। वैसे भी ये बात सही है कि उम्र के साथ साथ मेंटल फैकल्टीज काफ़ी धीरे धीरे कम होती जाती हैं। उसको आज हम कहते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यदि हर एक को विस्मरण होता है उम्र के साथ, पर उस विस्मरण की वजह से आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से कर पा रहे हैं, आप जी। उसमें ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। जी। पर यदि आपका डे टू डे लाइफ उससे अफेक्ट हो रहा हो है, रहा है। जी। उदाहरण के लिए आप चेक में गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यूएबल्स रख के भूल गए, यदि ये आपके अफेक्ट हो रहे हैं, तब हम उसको डिमेंशिया कहते हैं। मतलब सर, नॉर्मली चीज़ें जो, जैसे हम उठते हैं सुबह, उठ के हम जो भी हमारा डेली रूटीन का एक पूरा रूटीन जो होता है उसे फॉलो करते हैं, अगर उसमें भी कहीं ना कहीं हम मिस मैनेज कर रहे हैं, तो ये समझना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि क्या ये डिमेंशिया है। सर, ये मैंने कई बार लोगों को देखा है भूलते हुए, बट आज तक मेरे दिमाग में या मेरे सामने ऐसा कोई भी इंसान नहीं आया जो डिमेंशिया से ग्रसित है। तो ये नॉर्मली किन लोगों को ज़्यादा होता है? इसका बेसिकली कौन सा ऐसा एक जॉनर है जिसे ये केटर करता है, ये डिसीज? डिमेंशिया जो है यूजुअली 60 की उम्र के बाद जी। किसी को भी हो सकता है। अच्छा। और उसमें दो प्रकार से हम कहते हैं, एक तो होता है फैमिलियल जेनेटिक जो होता है, जी। कि जैसे कुछ परिवारों में डिमेंशिया चला आता है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी जी। डिमेंशियाज। इन लोगों को थोड़ा सा कम उम्र में होते हैं। सा मतलब डिमेंशिया यदि कम उम्र में हो, जैसे 40 या 50 के आसपास शुरू हो जाए, तो ये ज़रूरी है जानना कि उनके परिवार में भी किसी को था क्या। जी। दूसरा, जो 60 के बाद जो डिमेंशियाज होते हैं उसमें जी। जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, जी। डाइट प्लान रेगुलर नहीं होना, स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन ज़्यादा होना, अच्छा। ये सारे इससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स हैं। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफस्टाइल, कि हम कैसे उसे जी रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अगर खुद ही की लाइफस्टाइल के कारण ये इस डिसीज़ से ग्रसित होते हैं, तो ये हम हमारा खुद का फॉल्ट है कि हम खुद ही इनविटेशन दे रहे हैं डिसीज़ को कि हम ऐसे जी रहे हैं और डिसीज़ हो हमें।
सर, हमारे घर में हम कहते हैं इंडिया में जॉइंट फैमिलीज़ का बहुत क्रेज़ है। हम लोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके उनके साथ ही घर में रहते हैं। आज नहीं तो कल अगर हमारे घर के किसी बुजुर्ग को ऐसी कोई परेशानी होती है तो हम कैसे पता करें, यानी लक्षण कैसे हम देखें कि हमारे घर के किसी मेंबर को डिमेंशिया है? हम लोग क्या है, ये मैं देखता हूँ कि एक आम धारणा होती है, यदि ऐसा कोई घर में बुजुर्ग को होता भी है तो हमारे यहाँ रहती है कि भैया उम्र का तकाजा है, उम्र की वजह से हो जी रहा जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें जो मेजर ध्यान रखने वाली बात है कि एक इंसान को आपको ये महसूस होने लगता है कि ये इंसान वैसा नहीं था जैसा पहले, आज वैसा नहीं है जैसा पहले था। उदाहरण के लिए कोई बैंक का अकाउंटेंट है और वो चेक भरने में गलती करे जी या बैलेंसिंग में गड़बड़ी करे, जी। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अच्छा। या उनकी पर्सनैलिटी में आपको चेंज है, वो फोकस नहीं कर पा रहे। उदाहरण के लिए कई बार हम मेरे पास मरीज आते हैं घर का रास्ता भूल गए, अच्छा। या अच्छे से पहले गाड़ी चलाते थे, सब दूर जाते थे, लेकिन अभी उनको रास्ते के लिए ज़रूरत पड़ती है, कोई उनको गाइड करे। घर में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और वो किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते, घर के मसलों में कम इंटरेस्ट लेते हैं। भाई जी कोई व्यक्ति कि घर का, जिसको हम परम सदस्य कहते हैं, कि जो हर जी चीज़ जी। में अपनी राय देता है, सलाह देता है, और अचानक आप देखते हैं कि उसको अब घर की किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, खोया खोया सा रहने लगता अलग रहने है, लगता अलग है। रहने लगता है। उनसे कुछ पूछो तो हाँ ना में जवाब, वरना कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं शुरुआती दौर में जिसमें आपको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सर, क्योंकि हम कहते हैं हम लेट लतीफ़ लोग हैं, हम पहले जब बहुत हद तक हमारी तकलीफ़ जब बढ़ जाती है तो हम डॉक्टर को विज़िट करते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। हमें ज़रा सी भी तकलीफ़ महसूस या कहीं भी कोई ऐसा लक्षण मिलता है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। तो उस केस में क्योंकि हम लेट लतीफ़ लोग हैं तो उस केस में ऐसी कहाँ तक लक्षण पहुंच जाते हैं जब हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक मैंने जितने अल्जाइमर्स देखे हैं, डायग्नोस किए हैं, उसमें आप ये समझ लीजिए कि वो मरीज़ आके मेरे सामने बैठता है जी। और 2 मिनट के अंदर मैं पकड़ लेता हूँ कि उनको अल्जाइमर्स हो चुका है। अच्छा। और जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ कि ये सब कब से चला आ रहा है, तो पहले तो बोलते नहीं सब अभी 2 महीने 3 महीने, पर अल्टीमेटली ये बात निकलती है कि सब 2 साल से तो ये चीज़ ओहो। चली आ रही है। तो हमारे यहाँ लेटेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब मिनिमम जी 1 साल तो आप मान लें कि। अच्छा, दूसरा उसका एक वजह ये भी होती है कि घर वाले उस चीज़ को जो आप साथ में रह रहे हैं इतने सालों से, तो कई बार बाहर वाला आके ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करता है जो रेगुलर नहीं देख रहा है। जी। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी रोज एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये उम्र हो गई तो ये बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन कोई आपका जाना पहचाना व्यक्ति जो 3-4 महीने बाद आपके यहाँ है, वो जी तुरंत इस चीज़ को भाप लेता है कि कुछ गड़बड़ है। जी तो ये एक और उसमें प्रॉब्लम होती है। पर मैंने जो ऑब्जर्व किया कि 1 से 2 साल हमारे यहाँ लेटेंसी है। मतलब जी। ऐसे बहुत कम पेशेंट हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में आए और जिनको हमने सस्पेक्ट किया और बाद में निकला, ऐसे कम होते हैं। तो ज़्यादातर जी उनको हो चुकी होती है जी। बीमारी। तो सर, ये तो बेनिफिट होता होगा ना उन पेशेंट्स के साथ जो जल्दी लाए जाते हैं, जिन्हें घर परिवार वाले कॉन्शियस होके, अवेयर होके जल्दी से डॉक्टर को विजिट करते हैं और उन्हें दिखा लेते हैं। तो उन पेशेंट्स में, और जो लेट हो जाते हैं, जिन्हें बहुत टाइम बाद पता चलता है कि उन्हें कोई बीमारी है या डिमेंशिया, अल्जाइमर है, तो उनमें और उन पेशेंट्स में अंतर तो होता ही होगा। अंतर ये होता है कि जैसे आप जल्दी चीज़ को पकड़ लें तो आप ट्रीटमेंट जल्दी चालू करेंगे, जी तो उनके जो भी ये मेमोरी डिस्टर्बेंस या दूसरे हायर मेंटल फंक्शन जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जी वो कुछ समय के लिए अच्छे हो जाते हैं। तो जी केयर टेकर्स को भी उसमें मदद मिलती है। जी। और जो लोग थोड़े से लेट हो जाते हैं तो दवाइयाँ असर तो करती हैं, पर दोनों में फ़र्क रहता है। जी क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं कि जैसे डिमेंशिया में हम लोग एक सलाह और देते हैं कि आदमी को मेंटली अलर्ट रखें। उदाहरण के अच्छा। लिए जरा भी हमें डाउट होता है कि आदमी थोड़ा सा मेमोरी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है, तो हम कहते हैं आप क्रॉसवर्ड सॉल्व कीजिए, पजल सॉल्व कीजिए, इनको कुछ पढ़ने को दीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स रोज करें, जैसे पेपर अच्छा में अच्छा आते हैं ना अच्छा। जी क्रॉसवर्ड। जी तो मेंटल अलर्टनेस बना के रखें। बाय द टाइम हमारे यहाँ आते हैं पेशेंट तो बड़े से अलूफ अपेथेटिक हो जाते हैं, जी तो फिर हम दवाई देते भी हैं तो सुधार आता है, पर जो सुधार अर्ली स्टेज में आता है, जी जो वो फंक्शन उनके चेंज होते हैं। जी देखिए अल्जाइमर्स का कोई इलाज नहीं है। जी। मैं यदि किसी मरीज को दवाई देता हूँ तो मैं उसके फंक्शंस को सुधारता हूँ, अल्जाइमर को रिवर्ट नहीं करता मैं। जी अल्जाइमर ऐसी बीमारी की एक बार हो गई आप उसको जड़ से नहीं निकाल सकते, वो बढ़ती जाती है। जी पर दवाइयाँ यदि जल्दी चालू हों तो उसका जो प्रोग्रेशन है थोड़ा स्लो होता है।
ये फ़ायदा है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ कही है डॉक्टर साहब ने, जो आपको याद रखनी है। आपके घर में अगर कहीं भी, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, दोस्त के यहाँ, कहीं भी आप कोई ऐसा बुजुर्ग देख रहे हैं जहाँ आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, हो सकता है इन्हें अल्जाइमर डिमेंशिया हो, तो आपको फटाफट से उनके घर में कंसल्ट करना चाहिए और कहना चाहिए एक बार चेकअप कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। सर, जैसे हमें मलेरिया होता है तो हम खून की जांच करवाते हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो ईसीजी करवा लेते हैं। तो ऐसी कोई जांच है जो डिमेंशिया को डिटेक्ट कर ले कि हाँ, इस इंसान को या इस बुजुर्ग को डिमेंशिया है? डिमेंशिया देखा जाए तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। पेशेंट जो हिस्ट्री देते हैं, उनको हम जो एग्जामिन करते हैं, उससे मेजर डायग्नोसिस बनता है। पर उसके अलावा जो है सीटी स्कैन, एमआरआई हम इन पेशेंट्स का करवाते ही हैं। उसमें पर कोई ऐसा चेंजेस जो कि जिसको देख के हम बोलते हैं कि ये अल्जाइमर ही है, ऐसा नहीं होता। तो ये होता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं सीटी या एमआरआई में। इन मरीजों में जो जांच का एक विशेष कुछ जांचें होती हैं जो इसलिए कराई जाती हैं। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं स्यूडो डिमेंशिया या रिवर्सिबल डिमेंशिया। मतलब वो प्रेजेंट तो अल्जाइमर जैसा करता है, पर वो ट्रीटेबल है। अच्छा। उदाहरण के लिए विटामिन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, थायमिन डेफिशिएंसी, या कुछ ब्रेन कंडीशन होती हैं जैसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस या ट्रॉमा के कारण ब्लड जमा हो जाए। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमको उसमें पकड़नी होती हैं। और यदि ये है, जैसे उदाहरण के लिए B12 यदि किसी को लो आता है और हम उसको इलाज करते हैं तो वो आदमी एकदम नॉर्मल हो सकता है। एक और चीज़ जो अल्जाइमर से मिलती जुलती है वो डिप्रेशन, अवसाद, जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कई लोगों में पाया जाता है। तो अल्जाइमर और डिप्रेशन अर्ली स्टेज में बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जी तो यदि उसको डिप्रेशन है और उसको ट्रीट करेंगे हम, तो वो 100% उसको ठीक होना है। जी, ये तो चीज़ आपने सही कही सर, कि कई बार डिप्रेशन में इंसान भूल जाता है। टेंशन टेंशन है, इतना वर्कलोड है, 8-9 आवर्स के वर्किंग आवर्स हो चुके हैं, तो परेशानी में घर भी, ऑफिस भी, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड लाइफ में भूल जाता है। सर, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, इट इज़ जस्ट अबाउट योर लाइफस्टाइल। जो आप जीते हैं वही आप आगे आपको फल मिलता है उसका। बट ऐसे मुख्य क्या कारण है सर जिससे डिमेंशिया होने के चांसेस ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं? ऑलमोस्ट हो जाता है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इवन फैमिलियल केसेस में देखा गया कि जिनके घरों में, उनको ज़रूरी नहीं कि सबको हो। अच्छा। और जो अल्जाइमर्स के पेशेंट हम देखते हैं उनको फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है। पर हेरिडिटरी नहीं होता है? हाँ, तो जी। पर जिनमें होता है उनमें फिर हिस्ट्री मिलेगी आपको। पर हर मरीज में ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री ऐसी मिले कि उनके घर में किसी न किसी को है। जी। मैं आज बात करना चाहूँगा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। इसका मतलब ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर का टाइट कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक अवॉइड करें। और समय समय पे यदि आप जैसे वेजिटेरियंस हैं तो विटामिन B12 जो सिर्फ नॉनवेज फूड में पाया जाता है, तो ज़रा भी ऐसा हो तो उसकी तुरंत जांच करवाएं। यदि आपको थायराइड है तो थायराइड का लेवल नॉर्मल रखें। कई बार हाइपोथायराइड यानी लो थायराइड का फंक्शन यदि कम हो, वो भी अल्जाइमर जैसा बिहेव करते हैं। जी। खान पान में आप अपने फल सब्जियां बहुत ज़्यादा खाएं। जी। रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये पाया गया है कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें और जो नहीं करते हैं, तो नहीं करने वालों में डिमेंशिया का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ओबेसिटी के कारण? नहीं, वो मतलब एक्सरसाइज पर से आपका जो बेसिकली जी। क्या जी। है, ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ता है। जी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ाएगी डिमेंशिया को डिले करेगी। ओके। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, ये भी एक ट्रायल हुआ है कि एजुकेशन, जो लोग पढ़े लिखे हैं और प्रॉपर एजुकेशन जिन्होंने लिया है, उनमें अल्जाइमर्स कम पाया जाता है या देर से होता है। जी। जी। और जो उनका एजुकेशन स्टेटस लो है, उनमें अल्जाइमर्स जल्दी होता है और ज़्यादा पाया जाता है। जी। तो चलो। शिक्षित होना एक तरह से आपको लाभदायक सिद्ध हो सकता है इस तरह की बीमारियों के लिए। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में हैं कि जिन्हें हम कर इनको अवॉइड कर सकते हैं। अब जो जेनेटिक फैक्टर है कि आपके परिवार में किसी को है, वो जीन्स गलती से आप में भी आ गए, आप कुछ नहीं कर सकते। जी। दूसरा, जो कॉमन कॉजेज हमको मिलते हैं, हेड इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो हेड इंजरीज जी। होती जी। हैं, जी। जी। उसके कारण डिमेंशियाज होते हैं। अल्जाइमर नहीं होता, पर लेट उनको अल्जाइमर हो सकता है यदि ब्रेन को इंजरी हो तो। जी। दूसरा, जिन लोगों की बाईपास सर्जरीज होती हैं उनको भी डिमेंशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। जी। कुछ जो अवॉइड नहीं कर सकते, जो जिसमें जेनेटिक मेन होता है, जी। वो आपके हाथ में नहीं है। उसमें के लिए यू कैन जस्ट प्रे द गॉड।
सर ने जो एक इम्पॉर्टेंट बात बोली है उसमें मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी, ड्राइव ड्राइव स्लोली। आप किसी एक्सीडेंट से खुद को बचा पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है खुद को हेल्दी रखना, और इसमें इंजरी से बचना बहुत ज़रूरी है। सर, क्या डिमेंशिया के भी प्रकार होते हैं, और अगर होते हैं तो कितने टाइप के होते डिमेंशिया जो कॉमनेस्ट होता है वो तो अल्जाइमर है। हैं? जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर मतलब जो लकवे के अटैक्स होते हैं, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, पैरालिटिक अटैक कहते हैं, जो आम तौर पे हाई ब्लड प्रेशर वालों में ज़्यादा मिलते हैं या डायबिटिक्स में ज़्यादा मिलते हैं। इसमें यह होता है कि ब्रेन में छोटे 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 थक्के जमते जाते हैं समय के साथ। यदि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा नहीं है, डायबिटिक कंट्रोल अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डाइट गड़बड़ है, एक्सरसाइज नहीं है, तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स ब्रेन में होते रहते हैं। और धीरे धीरे कई सालों बाद आपको एहसास होता है कि आपको डिमेंशिया हो चुका है। ओके। और ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो डैमेज हो गया उसको आप दोबारा रिवर्ट नहीं कर सकते। ये एक वेस्कुलर डिमेंशिया होता है। तीसरे पार्किंसन डिसीज से जुड़े हुए डिमेंशिया होते हैं। पार्किंसन आपने सुना होगा। पार्किंसन डिसीज में जहाँ आदमी को कंपन आते हैं, स्लो हो जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो उससे कुछ बीमारियां जुड़ी होती हैं जिनमें डिमेंशिया पाया जाता है। और फिर एक होता है डिमेंशिया, इसको फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया कहते हैं, जो दिमाग के अगले हिस्से को, उसमें खास तौर से ये पाया जाता है कि आपकी पर्सनल उसमें याददाश्त इतनी जल्दी नहीं जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि डिमेंशिया को लोग ये समझते हैं कि विस्मरण मतलब डिमेंशिया। ये बात सही है, पर जो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशियाज होते हैं उनमें इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जैसे पब्लिक में कैसे बिहेव करना वो भूल जाते हैं। कई लोग हैं जो मेरे चैम्बर में आके वहीं टॉयलेट कर देते हैं। अच्छा। पब्लिकली अनाप शनाप बातें करना, गलत बात करना, गलत बिहेव करना, तो ये भी एक प्रकार का डिमेंशिया होता है और ये ज़्यादा डेंजरस होता है। या घर से निकल के दिन भर घूमते रहना, रास्ते में किसी से भी कुछ भी बात कर लेना, बड़े बड़े सौदे कर लेना, पैसे का हिसाब किताब कर लेना, और उस चीज़ का कोई उनको भान नहीं होता, तो ये एक फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया भी होता है। और उसके अलावा जो डिमेंशिया जो मैंने मॉडिफाइबल या जो रिवर्सिबल बताएं कि नॉर्मल प्रेशर, हाइड्रोकेफेलस, B12 डेफिशिएंसी, थायमीन, अल्कोहल इनटेक, ये उससे जुड़े होते हैं। सर, जब किसी को डिमेंशिया होता है तो क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज से भी जुड़ा है, वो खुद भी सामाजिक है, उसका परिवार भी है। तो जब डिमेंशिया किसी को होता है तो एक इंसान के जीवन पे क्या असर आता है, और उसके साथ साथ उसके परिवार में क्या असर होता है उस चीज़ का? दोनों को पे असर होता है। इंसान पे तो ये है कि वो कोई भी ऐसी प्लानिंग, जजमेंट, रीजनिंग वाली बात है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, अभी आप देखेंगे कि एक कोई मान लीजिए व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी का काम करता था, लेकिन उसको अल्जाइमर्स हो गया है, तो आज वो ये बात सोचने के काबिल नहीं रहता कि भाई आज रुपए की वैल्यू डाउन हो गई है, मार्केट इज डाउन। वो ऐसे माहौल में जाके भी उसके वो जजमेंट और रीजनिंग जो है वो इतनी खत्म हो जाती है कि ऐसे माहौल में भी जाके वो सौदा करके आता है। तो वो तो अफेक्ट हो ही रहा है, उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। केयर गिवर्स को धीरे धीरे परेशानी होती है और उनको बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि मरीज जानबूझ के कर नहीं रहा है और उसकी हर चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें रख के भूल जाता है। तो उसमें मैं सलाह यही देता हूँ कि ऐसे जिनको अल्जाइमर्स डायग्नोस हो चुका है उनके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें। पर्टिकुलरली जैसे बैंकिंग के काम है या घर के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स की देख रेख, अपन जो सोचते हैं घर में बुजुर्ग बैठा है, कोई मेन अलमारी की चाबी दे दी, क्योंकि हो सकता है वो रख के भूल जाए उसको। जी। एक आम आदमी जब ये चीज़ भूलता है तो वो शांति से यदि बैठे तो वो स्टेप्स याद करता है कि मैं घर में आया, मैं इस जगह बैठा, वहाँ से वहाँ गया, और उसको वो चीज़ मिल जाती है। अल्जाइमर वाले ये नहीं कर पाते, ये स्टेप्स उनको नहीं जमती हैं। भूल गए मतलब भूल गए, फिर वो पूरे समय ढूंढते रहते हैं। अच्छा, फिर उनका एक रहता है कि चूंकि वो बार बार भूलते हैं तो एक ही बार बात को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि भाई अभी गणेश उत्सव चल रहा है, अब कोई घर से आपके पूजा की थाली लेके जाता तो आप यकीन करोगे कि वो पूजा करने जा रहा है। ये लोग पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो? पूजा करने। क्यों? भाई गणेश चतुर्थी है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट बाद फिर वही बात, कहाँ जा रहे हो? तो ये घर वालों को थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, पर जी, उनको जी, जी। पेशेंस रखना है और केयर करना और है, ध्यान देना है। ध्यान देना है। जी, अपने घर के परिवार का ही इंसान है, वो भी तकलीफ में, तो उसका ध्यान रखें। और उन्हें जितनी हम्बली, जितनी प्यार से आप ट्रीट करेंगे, वो आई थिंक उतनी जल्दी ठीक होंगे। और अपना इनिशिएटिव देते रहना चाहिए। सर, हम आपने जैसे बताया कि अल्कोहल का इंटेक बहुत कम करना है, मतलब अगर आप ले रहे हैं तो एक्सेसिव भी नहीं लेना है, इंजरी से खुद को बचाना है, सब कुछ। ये तो हो गया, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन हमने किया। बट अगर अनफॉर्चुनेटली हमें, हमारे घर में से किसी को डिमेंशिया हो जाता है, तो उसके क्या क्या उपचार अवेलेबल है और किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं?
देखिए, अल्जाइमर यदि एक बार हो जाए तो अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है, पर उससे जुड़े जो मेमोरी फंक्शंस हैं या जो आपके हायर मेंटल फंक्शंस हैं उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं। उदाहरण के लिए डोनापेजिल करके एक दवाई आती है, रिवास्टिगमिन दवाई आती है, या मेमेंटिन दवाइयाँ आती हैं। इन दवाइयों को हम धीरे धीरे देते हैं और उनको कुछ टेस्ट होते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जिनको हम कहते हैं, जिनके उनके हम मेमोरी फंक्शंस और बाकी की जो फैकल्टीज़ है, मेंटल फैकल्टीज़, उनको जज करते हैं। और कोशिश ये होती है कि इन दवाइयों का डोज बगैर साइड इफ़ेक्ट करे इस लेवल तक ले जाएं कि आदमी कंफर्टेबली या पहले से बेटर हो। पर अल्जाइमर का कि मैंने एक गोली दी और अल्जाइमर ठीक हो गया, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं नहीं होता, होता, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली कम होता है, बढ़ता है। बढ़ता है। अल्जाइमर प्रोग्रेसिव डिसीज है, ये ध्यान रखिए। अल्जा मतलब दवाइयाँ देने के बावजूद अल्जाइमर बढ़ता है, और दवाइयाँ नहीं ले तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रैपिड बढ़ता है। बहुत रैपिड और बढ़ता वो बहुत जल्दी ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि दवाइयों से आप सिर्फ उनके फंक्शंस को इम्प्रूव कर रहे हो, बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं। है जी। तो यदि आप दवाइयाँ नहीं देंगे तो जो फंक्शन डिटोरेशन या जो गिर रहे हैं फंक्शन, वो बहुत जल्दी आपको सामने नजर जी। आएंगे। सर, क्या कोई ऐसी मदद है जो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया पीड़ित ग्रसित जो रहते हैं पेशेंट्स, उनके लिए होती है कोई मदद, सरकारी मदद, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो उनके लिए कुछ? नहीं, मेडिकल आजकल कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल ग्रुप्स, ओके। वो हम भी उसको प्रमोट करना चाहिए हमें सोसाइटी जी में, जी। कि जैसे हर जो मान लीजिए इंदौर में 8 10 12 15 जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने पेशेंट्स की एक लिस्ट बना लें और एक ऐसा प्रोग्राम रखें कि महीने में एक बार ये सब मिलें, ये अपने आइडिया शेयर करें। फिर आप भी न्यूरोलॉजिस्ट उनको देखें कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके केयर टेकर्स को कैसे गाइड करना है, उनको आपस में इंटरेक्ट करवाना। और ये सब बातें अल्जाइमर्स सपोर्टिंग ग्रुप कहते हैं, सपोर्ट ग्रुप कहते हैं, ये होना चाहिए। ये बम्बई में हैं, जी बड़े बड़े शहरों में हैं, इंदौर में भी कुछ हैं जो अल्जाइमर्स के ऐसे आपस में ही ग्रुप्स की मीटिंग वगैरह होती है, पर अभी वो पूरा प्लेटफॉर्म पे नहीं आई ये चीज़। जी जी। पर ऐसा होना चाहिए, ताकि इसमें क्या होता है, ये लोग जब आपस में मिलते हैं तो उसमें जो इंट्रैक्शंस होते हैं या जो इनको एक स्पार्क रहता है उसमें, जी तो वो मदद करता है और केयर टेकर्स को एक बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है। जी। वेल, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है इस डिसीज़ के बारे में। ऐसा एक तबका भी है जो जानता नहीं है, यंगस्टर्स। तो मैं ऑफ कोर्स, मैं बीइंग अ यंगस्टर ये कह सकती हूँ कि शायद बहुत सारे यंगस्टर्स नहीं जानते हो कि उनकी दादी को या नानी को या किसी को भी घर में अल्जाइमर या डिमेंशिया होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और सिर जाते जाते, क्योंकि मैं अब हमारे शो के एकदम अंतिम पड़ाव पे हूँ, तो आपको इंदौर देख रहा है, और जब कोई डॉक्टर कोई सजेशन देते हैं या फिर एक बात कुछ बताते हैं तो हम लोग उसे फॉलो ज़रूर करते हैं। तो सर, आप ऑन अ लास्ट नोट हमारे सारे व्यूअर्स को एक क्या एडवाइस या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज यही कि एक तो अल्जाइमर्स के लिए देयर शुड बी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, और ज़रा सा भी आपको अपनी नॉर्मल रूटीन से घर का कोई मेंबर लगे, बुजुर्ग व्यक्ति, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू करें, डायग्नोज करें। क्योंकि यदि वो रिवर्सिबल डिमेंशिया, जैसे मैं कह रहा था कि जो ट्रीटेबल है, तो बहुत अच्छी बात है, पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दूसरा, जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये इस पे पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें, अवॉइड स्मोकिंग एंड लिकर जी इनटेक एंड ड्राइव सेफली। जी। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर का कहना था कि जो इंदौरीज आप बेसिकली आप जो लोग होते हैं खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो थोड़ा सा लिमिट में और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होके खाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समोसे कचौड़ी सुबह के थोड़े से कम कर दीजिए। और एक्सरसाइज बढ़ाइए, एक्सरसाइज बनाइए जी। ज़रूरी है वो। जी। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस हेल्थ शो। इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, उसके बिहाफ में हमने ये जो शो किया है उसमें आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें बताई और बहुत हेल्पफुल बातें बताई हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक्स, थैंक यू। Well, this was all from Dr. Abhay Bhagwat, who is DM neurophysician. And अब आप समझ ही गए हैं आपको क्या करना है। You have to take a step forward, और आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, जो भी है आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने घर में अपने बुज़ुर्गों को आप कैसे फील गुड करवा सकते हैं, उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं, और अगर ऐसी बीमारी किसी को हो गई है तो किस तरीके से आप उनका ध्यान रख के उन्हें इससे ठीक करवा सकते हैं। मतलब जैसे कि सर ने कहा कि अल्जाइमर इज़ नॉट ट्रीटेबल, बट स्टिल हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं और उसे ट्रीट करवा सकते हैं। फिलहाल आपको ये हमारा सेगमेंट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बट अगले हेल्थ शो में वापस हम आ जाएंगे, एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके क्या समाधान है, क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सभी पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपकी जूही को दीजिए इजाज़त।